एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में कहते हैं इसे ER। अपने ऑलमोस्ट सभी सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट हो चुके हैं, बस दो मेजर सेल ऑर्गेनेल और बचे हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा राइबोसोम। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल की कहानी खत्म। देखो भाई, एक वैज्ञानिक है गार्नियर, जिन्होंने सबसे पहली बार इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा और इसे नाम दिया अर्गेस्टोप्लाज्म। ठीक है भाई। एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम है पोर्टर, जिन्होंने इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल्ड स्टडी किया और इसका नाम अर्गेस्टोप्लाज्म से बदलकर रख दिया क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म किसने दिया था, पोर्टर ने। ठीक है भाई। कभी अगर ये पूछ ले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की, तो उसका क्रेडिट भी किसको जाता है, पोर्टर को। देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, ये है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, उन पोर को कहते हैं हम न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं उन्हें, न्यूक्लियर पोर। इसी न्यूक्लियर पोर से अटैच होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस न्यूक्लियस के डीएनए से जब mRNA बनता है तो वो mRNA बाहर इसी न्यूक्लियर पोर से आता है और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करता है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर पाए जाते हैं राइबोसोम। ठीक है भाई, ये क्या है, राइबोसोम, जो इसकी सरफेस पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये राइबोसोम इसकी सरफेस पर कैसे अटैच हुए, कौन से प्रोटीन है वहाँ पर जिसकी वजह से ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अटैच है। तो वहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो इस राइबोसोम को ER की सरफेस पर अटैच करते हैं। वे कौन से ग्लाइकोप्रोटीन हैं, एक है राइबोफोरिन फर्स्ट और दूसरा है राइबोपोरिन सेकंड। ये है IMP। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन यहीं से पूछा है कि ये राइबोसोम इस ER की सरफेस पर कैसे अटैच होते हैं, दो ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से, जिनका नाम है राइबोपोरिन फर्स्ट और राइबोपोरिन सेकंड। ठीक है भाई, एक मिनट। एक क्वेश्चन ये आता है कि ये राइबोसोम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, और जिस सरफेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं है उसे क्या कहते हैं। तो जहां राइबोसोम प्रेजेंट है उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है उसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां नहीं है उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। और राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, रफ ER पर। तो रफ ER का काम भी क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लिपिड और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। लिपिड और ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म करना किसका काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बिल्कुल गोल्जी बॉडी जैसा ही है। गोल्जी बॉडी के अंदर भी क्या क्या होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूबिल्स। इसके पास भी सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबिल्स होते हैं। फर्क इतना है कि वो जो गोल्जी बॉडी थे वे कॉम्प्लेक्स बनाते थे, तभी तो उनको हम कहते थे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वे आपस में मिलकर रहते थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, कुछ थोड़े यहाँ, थोड़े वहाँ, थोड़े यहाँ, ऐसे। ठीक है, ये अंतर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में, उस पर आपको नहीं जाना। ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये आपको याद रखना है ER के ऊपर। अब आ जाओ राइबोसोम के ऊपर, अपना लास्ट ऑर्गेनेल और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उसमें तीन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है राइबोसोम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एक वैज्ञानिक है क्लाउड। वैज्ञानिक तो आपको याद रखने पड़ेंगे, हर एक सेल ऑर्गेनेल में वैज्ञानिक है क्योंकि किसी ने डिस्कवर किया, किसी ने देखा, किसी ने नाम दिया। काश ये सब कोई एक ही वैज्ञानिक कर देता तो इतना नहीं पढ़ना पड़ता।
लेकिन किया है तो पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वैज्ञानिक थे क्लाउड जिन्होंने राइबोसोम को सबसे पहली बार देखा और इसे नाम दिया क्या, माइक्रोसोम। ठीक है भाई। एक और वैज्ञानिक आए पैलाडे, जिन्होंने ये राइबोसोम टर्म दिया। तो इस पर क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम को राइबोसोम शब्द किसने दिया, तो वैज्ञानिक का नाम है पैलाडे। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्लांट के अंदर राइबोसोम को पहली बार किसने देखा, तो वैज्ञानिक का नाम है रॉबिन्सन और ब्राउन। इन्होंने प्लांट के अंदर राइबोसोम को देखा था। एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो ये तो कुछ वैज्ञानिक के नाम याद रखना राइबोसोम के ऊपर। अब देखो राइबोसोम होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, एक होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक मतलब 70S टाइप के, यूकैरियोटिक मतलब 80S टाइप के। ये जो राइबोसोम होते हैं वो 2 सब यूनिट से बनते हैं। कितनी सब यूनिट से, 2 सब यूनिट। हर एक राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होती हैं, एक होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल। कुछ इस तरह से रहते हैं ये राइबोसोम, जैसे कि एक सब यूनिट ये है और दूसरी सब यूनिट ये है, ये लार्ज और ये स्मॉल। ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़कर एक राइबोसोम बनाती हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये दोनों सब यूनिट कैसे जुड़ती हैं। इनके लिए एसेंशियल हो चाहिए क्या, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन की मदद से ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ती हैं। ठीक है भाई। मतलब इस 70S के पास भी 2 सब यूनिट होंगी, एक लार्ज और एक बड़ी, एक लार्ज और एक स्मॉल। और 80S के पास भी 2 होंगी, एक लार्ज और एक स्मॉल। इसके पास 2 कौन सी हैं, लार्ज है इसके पास 50 और स्मॉल है इसके पास 30। 80S के पास लार्ज है 60 और स्मॉल है 40। अब ये S क्या है, 70S, 50S, 30S, 80S, 60S, 40, ये S क्या चीज़ है। S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या है इसका मतलब, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अब ये सेडिमेंटेशन क्या होता है, मैं पिछले वीडियोस में ही बता चुका हूँ आपको, फिर से देख लो एक बार। ये मैंने एक जार लिया, ये क्या बनाया मैंने, एक जार। इस जार के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, वाटर। अब इस वाटर में मैं कुछ पार्टिकल्स डालता हूँ, तो क्या देखता हूँ कि ये पार्टिकल धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और यहाँ बॉटम पर आकर सेटल हो जाते हैं। तो ये जो धीरे धीरे जो नीचे गिर रहे हैं, जो धीरे धीरे नीचे सेटल हो रहे हैं ना, इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है भाई। और जिस रेट से ये गिरते हैं उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट या फिर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। तो सीधी सी बात है, जिनका साइज ज़्यादा बड़ा होगा वो उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरेंगे। मतलब ये जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है ये साइज पर और इनके मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है। जिसका जितना बड़ा साइज उसका उतना ही ज़्यादा सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 70S कहाँ पाया जाता है और 80S कहाँ पाया जाता है। हालांकि लिख दिया है कि 70S पाया जाएगा प्रोकैरियोट के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट में भी कहाँ, तो ये पाया जाता है प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। बैक्टीरिया के ऊपर मैं बना चुका हूँ वीडियो, देखना। उसके बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में 70S टाइप का राइबोसोम है। उसके अलावा ये 70S टाइप का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। और ये यूकैरियोटिक राइबोसोम ये पाया जाता है सिर्फ यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में। ठीक है भाई। तो 80S राइबोसोम सिर्फ यूकैरियोट के अंदर होता है, जबकि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। भाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। मतलब 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट के साथ साथ यूकैरियोट में भी पाया जाता है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल। राइबोसोम भी क्या है, सेल ऑर्गेनेल। और ये 70S क्या है, राइबोसोम है। यानी कि ये राइबोसोम खुद एक सेल ऑर्गेनेल है और दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट है। मतलब ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल है, इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है ऑर्गेनेल विद इन अ ऑर्गेनेल। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ऑर्गेनेल विद इन अ ऑर्गेनेल। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछते हैं कि ऑर्गेनेल विद इन अ ऑर्गेनेल किसे कहते हैं।
तो वो कहते हैं राइबोसोम को। ठीक है भाई, राइबोसोम अकेला ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होती। ये मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि ऐसे 3 टाइप के सेल ऑर्गेनेल होते हैं मेम्ब्रेन के बेसिस पर। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होती नहीं है। जैसे कि डबल में मैंने बताए थे 3, एक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भाई, ये 3 याद रखना, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। एब्सेंट मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, वो है राइबोसोम। बस एक यहाँ याद रखना। बाकी के जितने भी बचते हैं आपके, जितने में कौन कौन से बच गए, लाइसोसोम बच गया, गोल्जी बॉडी बच गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाकी के जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो सब आ जाएंगे आपके सिंगल वाले में। ये याद करने का तरीका है, इसको ऐसे याद कर लेना कि डबल में सिर्फ 3 है और एब्सेंट मतलब एक भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है तो वो राइबोसोम है, और बाकी के जितने भी हैं वो सब सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं। और देखो कि ये जो सेल राइबोसोम है ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। किसके अंदर? प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों के अंदर सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम। लार्जेस्ट कौन है? यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को और गलती भी होती है। प्लांट के अंदर अगर कोई पूछ ले कि प्लांट के अंदर लार्जेस्ट कौन है, तो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। एनिमल के अंदर अगर कोई पूछे तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हालांकि दोनों में कंपैरिजन करें तो क्लोरोप्लास्ट ही बड़ा है। अब चूंकि एनिमल के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, इसलिए एनिमल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा है, प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है। इस राइबोसोम का काम क्या है? इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब एक सेल के अंदर जितना भी प्रोटीन है वो सब कौन बनाता है? राइबोसोम। और जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक वो सेल काम ही नहीं करेगा। मतलब ये जो राइबोसोम है ये एक सेल के इंजन का काम करता है, इसलिए इसको इंजन ऑफ दी सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम अपना कंप्लीट हो गया और अपने सारे सेल ऑर्गेनेल भी कंप्लीट हो गए।